हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर कोई मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हमने सर्किट थ्योरी का पिछली बार जो लास्ट 11th लेक्चर था उसमें एसी सर्किट के बारे में जनरल हमने जानना था। ठीक है, कि आर एल और सी सर्किट का थोड़ा सा हमने बिहेवियर देखा था। ठीक है, तो आज अपने आगे से स्टार्ट करते हैं वहां से। ओके, तो एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर कोई पहली बार है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, अब देखो बच्चों, हम सीरीज बिहेवियर तो पढ़ चुके थे आरएलसी सर्किट का, और अब हम पढ़ने वाले हैं आरएलसी सर्किट का पैरेलल बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेते हैं कि पैरेलल आरसी सर्किट लिया है मैंने बच्चों, कि आर और सी जो आपके एलिमेंट है दोनों के दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। अब पैरेलल में लगे हैं तो बच्चों करंट डिवाइड हो जाएगी। अगर आई करंट जा रही है तो इस ब्रांच में आई आर करंट जाएगी, इस ब्रांच में आई सी करंट जाएगी। तो कहने का मतलब आई इक्वल टू आई आर प्लस आई सी होगा। करेक्ट है। अब आई को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, वी अपॉन जेड। आई आर को मैं लिख सकता हूं वी अपॉन आर, और आई सी को मैं लिख सकता हूं वी अपॉन एक्स सी। तो वी तो देखो बच्चों दोनों साइड, इस साइड कॉमन आ जाएगा, इधर भी वी है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो वन अपॉन जेड इक्वल टू आपके पास आएगा वन अपॉन आर, और एक्स सी आपको पता ही है बच्चों, एक्स सी होता है वन अपॉन जे ओमेगा सी। क्या होता है, वन अपॉन जे ओमेगा सी। तो जे ओमेगा सी आपने रख ही दिया है, तो ये जे ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। वन अपॉन जेड को आपको पता ही है हम वाई कहते हैं, और वन अपॉन आर को हम कंडक्टेंस कहते हैं जी। और ये जो भी टर्म आएगी उसे हम कहेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक है, अब जैसे बच्चों हमें फेजर की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, तो हम अगर इनका फेजर ड्रॉ करने निकले तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको फेजर ड्रॉ करना है किसका, जी और बी सी का। देखो बच्चों, जी तो वन अपॉन आर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का ही कंपोनेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा रेजिस्टिव कंपोनेंट हो गया। और बी सी आपको पता है बच्चों कि रिएक्टेंस का कंपोनेंट है, इसका मतलब ये रेजिस्टिव कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री का बिहेवियर दिखाएगा। और इस तरह हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। तो आप क्या करोगे, वाई निकाल लोगे। तो वाई आपके पास निकल के आएगा y इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर आपको पता ही है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो g अपॉन वाई आ जाएगा। और फाई अगर आपको निकालना है तो टेन इनवर्स, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, टेन इनवर्स ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। कहने का मतलब बी सी अपॉन जी। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैंने थोड़ा यहाँ गलती से लिख दिया है जी अपॉन वाई। ओके, तो टेन इनवर्स आपका क्या होगा, अब आपको पता ही है बच्चों टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा आधार, तो बी अपॉन जी। ठीक है, और बी सी क्या है यहाँ पे, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ओके, तो ये एक छोटी सी बात थी। आगे चलें जैसे, अब बच्चों अगर हम इसका करंट फेजर दिखाएं तो देखो करंट बच्चों आई आर तो आपको पता ही है, कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं, वी के रेफरेंस में रहता है। अब कैपेसिटिव करंट आपको पता है वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है, तो मैंने लीड दिखा दिया। और अब इनसे रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारे पास पैरेलल आरसी सर्किट का करंट। तो आई कितना निकल के आएगा बच्चों, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आपको आरएलसी सर्किट दिया हो तो डायरेक्ट करंट को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इनके निकालने का तरीका ये होता है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब मान लो आपको सर्किट में आई आर भी दिया है और आई भी दिया है, तो आपको पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पावर फैक्टर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कहने का मतलब आई आर अपॉन आई। ओके, इसी तरह बच्चों आप वोल्टेज का फेजर बना सकते हो। अगर करंट रेफरेंस है
तो VR तो आपको पता है I के रेफरेंस में ही रहेगा, और VC कैपेसिटिव है तो आपको पता ही है कि करंट से वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी, मतलब वही चीज है सेम। या आप यूं कह सकते हो, अगर इधर की तरफ देखो तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, फाई आ गया, वोल्टेज निकालनी है VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, और अगर आपको VR और V दिया हो तो पावर फैक्टर क्या आएगा, VR अपॉन V आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बच्चों सिमिलरली हम बात करेंगे RL सर्किट के लिए, तो वही सेम चीज आप अप्लाई करोगे बच्चों, I इक्वल टू IR प्लस IL, फिर आपके पास ये मिल के आएगा, ठीक है। फिर ये देखो 1 अपॉन जे ओमेगा एल है, तो बच्चों ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दोगे, आयोटा मान लो या जे मान लो बच्चों। जब ऊपर नीचे जे से आप गुणा करोगे तो आपको नेगेटिव साइन का ये सिंबल मिलेगा, इसका मतलब माइनस BL, ठीक है, बस इतना ही फर्क आएगा। फिर वही एडमिटेंस निकालोगे तो G का स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, उसका अंडर रूट, कोस फाई क्या हो जाएगा, G अपॉन वाई, और टेन इनवर्स क्या होगा, माइनस BL अपॉन G। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बच्चों, माइनस BL अपॉन G आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है बेस तो G है और BL हमारा ये है इमेजिनरी, तो B बेस और परपेंडिकुलर, तो कहने का मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है आपको, B अपॉन G। IR क्या आएगा बच्चों, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, कोस फाई वही, अगर करंट आपको दिया है तो IR अपॉन I, कोई दिक्कत है ही नहीं, सिमिलरली निकाल लोगे। अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सीरीज पैरेलल RLC सर्किट हुआ है, अभी हमारा पैरेलल RLC बचा हुआ है, वो अभी हम करेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़े एग्जाम में रिपीट हुआ है, यूपी के जेई एग्जाम 2016 में आया था, जम्मू एंड कश्मीर जेई एग्जाम 2016 में, SSC जेई 2017 में, कोल इंडिया 2017 में। आपको बोल रखा है कि टू ए हाईली इंडक्टिव सर्किट, मतलब जो सर्किट है वो इंडक्टिव नेचर का है और बहुत ज्यादा इंडक्टिव नेचर का है। उसने बोला कि थोड़ा सा कैपेसिटेंस ऐड कर दिया सीरीज में, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कैपेसिटेंस लगाया है, इसका मतलब थोड़ा सा कम कर देगा इंडक्टिव बिहेवियर को, लेकिन ओवरऑल तो आपका बिहेवियर क्या रहेगा, इंडक्टिव ही रहेगा, क्योंकि सीरीज RL सर्किट में जब आप देखते हो तो रिएक्टेंस क्या आता है, इंडक्टिव XL माइनस XC, तो XC XL जितना नहीं है इसलिए थोड़ा है, तो ये कम कर देगा। द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी, इसने बोला कि एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है। अब आपने क्या किया, सीरीज में थोड़ा सा क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस लगा दिया, तो एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज और करंट में। अब एक चीज ध्यान रखो बच्चों, हमें प्योरली इंडक्टिव तो दिया नहीं, इसका मतलब हाईली इंडक्टिव है लेकिन प्रैक्टिकल इंडक्टिव है, मतलब आर भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस केस में बच्चों हम फेजर डायग्राम बनाएं तो एक बात बताओ, अगर मेरे को टोटल V निकालना हो तो I मैंने रेफरेंस लिया, VR मेरा उसके I के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में ना तो लैगिंग इफेक्ट होता है ना लीडिंग होता है। फिर बच्चों इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज आपको पता है कि करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या आप इधर की तरफ देखो तो आप यूं कह सकते हो कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ये आपने बनाया किस केस के लिए, इस केस के लिए, तो आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया ये, इसका मतलब आपके रिजल्टेंट के बीच में एंगल है फाई। अब इस एंगल का बिहेवियर हमें बताना है बच्चों कि इस एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपने सी लगा दिया बच्चों, ओके, तो पहले ये वाला सर्किट तो बनेगा ही बनेगा जो मैंने यहां बना रखा है। अब आपको VC भी दिखाना है, तो VC तो बच्चों आपको पता है नीचे की तरफ आएगा, लेकिन VL का वैल्यू ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना है, इसका मतलब माइनस VC यहां आ गया। अब ओवरऑल बच्चों VL और VC की अगर बात करें तो ओवरऑल आपका VL माइनस VC कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर यहां से जब आप बच्चों V रिजल्टेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, V रिजल्टेंट निकालोगे, तो आपका ये यहां निकलेगा V रिजल्टेंट। अब एक बात बताओ बच्चों, फाई कम हो गया या ज्यादा हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है पहले तो ये था, अब ये बताओ कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ओके,
नेक्स्ट बात करें, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता है। तो बच्चों मैंने प्योरली इंडक्टिव केस के सर्किट में बताया ही है कि जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। कितना लैग करता है बच्चों? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? I लैग्स V बाई 90 डिग्री। ओके, फिर एसएससी 2017 क्वेश्चन है, आपको एक सिग्नल दिया हुआ है Vt इक्वल टू 150 साइन ओमेगा टी और आपको बोला है पावर निकालनी है और आपको ये सर्किट दे रखा है। तो पावर निकालनी है तो बच्चों वोल्टेज का टर्म हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है, पावर निकालना है। अब कई जने क्या करेंगे 150 अपॉन आर करके आएंगे, 150 स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पावर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन मैंने बताया बच्चों की पावर हमेशा जब भी एसी सिग्नल दिया हो तो आपको आरएमएस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आपको पता है ये सिग्नल तो एसी है। अब एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वीएम बाई रूट 2 होती है कि नहीं होती है? तो वीएम हमारे पास कितना है बच्चों? 150 है। इसका मतलब 150 बटा में रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 450 वॉट। कितना आ जाएगा बच्चों? 450 वॉट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दो करंट दे रखे हैं हैविंग आरएमएस वैल्यू। दो करंट की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, एक की 50 एम्पियर है, दूसरे की 75 एम्पियर है। विद ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 60 डिग्री का। अगर बच्चों ये मेरा 50 एम्पियर है मैंने मान लिया, तो दूसरा 60 डिग्री का डिफरेंस बना रहा है और दूसरा कितना है? 75 एम्पियर। ओके, ये कितना डिफरेंस बना रहा है? 60 डिग्री का। इसका मतलब ये तो रेफरेंस अगर मैंने माना, क्योंकि एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो ये 0 डिग्री और ये 60 डिग्री का डिफरेंस है, तो लैग कर रहा है तो मैंने मान लिया माइनस का 60 डिग्री। क्या मान लिया बच्चों? माइनस का 60 डिग्री। इसका मतलब एक सिग्नल को मैंने मान लिया 50 एंगल 0 डिग्री, दूसरे का 50 एंगल माइनस 60 डिग्री, तो फेज डिफरेंस अपने आप कितना आएगा? 60 डिग्री। ओके, व्हाट इज द रिजल्टेंट सम ऑफ दीज टू करंट। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट सम निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बेसिक ही बताया था, जब आप दो इंपीडेंस को ऐड करते हो, चाहे दो करंट भी हो, ऐड करते हो तो क्या आता है? तो 50 तो बच्चों आपके पास कॉमन निकल के आएगा, वो आपने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों का एंगल जो है 0 डिग्री, या अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने 50 एंगल 0 डिग्री को अलग से सॉल्व किया है और 50 एंगल माइनस 60 डिग्री को अलग से सॉल्व किया है, तो मेरे पास I1 प्लस I2 निकल के आ गया ये। अब बच्चों आप आगे सॉल्व कर लेना, इनमें जो भी ऑप्शन मैच करे वो आप टिक कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? डी। ओके, तो कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। यूपी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2016 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको वीटी दे रखा है। ओके, आपको बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो और आरएमएस वैल्यू निकालो वोल्टेज की। तो आरएमएस तो बच्चों सीधी सी बात है 10 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो आरएमएस तो क्या हो जाएगा? 10 बाई रूट 2। अब 1 बाई रूट 2 का वैल्यू कितना होता है ये याद करो बच्चों, कुछ चीजें जो मैंने बताई है। रूट 2 का वैल्यू 1.21 और 1 बाई रूट 2 का वैल्यू कितना होगा? बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें याद कर लेना बच्चों आपको, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो 0.707 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये वोल्टेज आ जाएगी। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऑप्शन देखो हर्ट्ज में दिया है, इसका मतलब एफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एफ। ओके, अब एक बात आओ, आपको पता है कि ये क्या है? सर ये ओमेगा टी है। इसका मतलब ओमेगा कितना दे रखा है? सर ओमेगा दे रखा है 400 पाई। इसका मतलब ओमेगा बराबर 400 पाई दिया है। अब आपको पता है बच्चों ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। ठीक है, और 2 पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, एफ बराबर होगा 400 अपॉन 2 पाई। तो आंसर विल बी कितना आ जाएगा? 200 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, दो इम्पिडेंस दे रखे हैं और क्यों कौन सी फॉर्म में दिए हुए हैं ये दोनों इम्पिडेंस? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना, Z1 और Z2 दे रखा है और आपको बोला है, सॉरी ये यहाँ पे 5 है।
सॉरी सेम है सेम। तो ये आपको दे रखा है। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज, उसने बोला ये दोनों इम्पीडेंस सीरीज में लगे हैं और आपको पावर फैक्टर निकालना है। उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2016 का ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, बस ऐड करो, रियल पार्ट को ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो। इमेजिनरी पार्ट 5 है और माइनस का 14.14 है, तो आपके पास ओवरऑल Z1 प्लस Z2 निकल के ये आएगा। अब पावर फैक्टर निकालना है cos फाई, तो सबसे पहले फाई निकालना पड़ेगा। तो फाई आपको पता ही है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट माइनस का 9.14 है और रियल पार्ट, तो आपके पास फाई निकल के आएगा 21.84। जब आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.928। ओके, अब ये क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ पे ये थोड़ा एंगल क्या है, बिना बिना कैलकुलेटर के निकालना थोड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए क्या है कि आप थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास करोगे तो कुछ चीजें होंगी जो आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, जब पैरेलल आरएलसी मतलब आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो बच्चों, पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए करंट का फॉर्मूला क्या है, बस वही चीज चलेगी बच्चों, I इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी स्क्वायर, और Y बराबर क्या होगा, G प्लस बी जी माइनस बी सी माइनस बी एल। ठीक है, क्योंकि बी सी प्लस का आएगा। ओके, अब एक चीज ध्यान रखें, जो अपनों ने सर्किट लिए थे बच्चों, वो जितने भी सर्किट थे उसमें जो सीरीज सर्किट था उसमें एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ये सब कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको सर्किट में बीसी ग्रेटर देन बीएल दिख जाए, मतलब कैपेसिटिव ससेप्टेंस ज्यादा दिख जाए इंडक्टिव ससेप्टेंस से, या आपको आईसी ग्रेटर देन आईएल दिख जाए, तो आपका सर्किट का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव। अब वही बच्चों बात यही है, आर हो गया यहाँ पे। अब बच्चों उल्टा चलेगा, क्योंकि बीएल नेगेटिव का है तो बीएल नीचे की तरफ और बीसी आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका बीसी हो जाएगा। अब वही बात है बच्चों कि अगर बीसी बड़ा है और बीएल छोटा है, तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों, वो समथिंग यहाँ पे आएगा, बीसी माइनस बीएल, है ना। तो बीसी माइनस बीएल यहाँ आ जाएगा, फिर आप रिजल्टेंट निकाल लोगे, रिजल्टेंट वाई आ जाएगा बच्चों, वही सेम चीज चलेगी। तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। अगर बच्चों BC बराबर BL है, अब जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें BC बराबर अगर BL रख दे तो इमेजिनरी टर्म पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, पूरी हो जाएगी 0। अगर ये पूरी 0 हो गई तो ओनली क्या बचा, G बचा, या IL बराबर IC हो जाए। इसका मतलब सर्किट का नेचर रेजिस्टिव होगा, क्योंकि G बराबर 1/R होता है, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस बचेगा। अगर BL ग्रेटर देन BC हो और IL ग्रेटर देन IC हो, तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले भी पता है, लेकिन पैरेलल में BC आ जाता है और करंट आ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक रेजिस्टर है 100 ओम का, कनेक्टेड इन सीरीज विद ए 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ये मैंने सर्किट बना दिया है, ये सर्किट दिया हुआ है बच्चों, ऐसा मतलब जो कहानी लिखी है उसका मैंने सर्किट बना दिया है कि एक रेजिस्टर है आपका 100 ओम का और 50 माइक्रोफैरेड का, और वो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो आपको बोला फेज एंगल निकालो, फेज एंगल का मतलब फाई निकालना है भाई, और पावर फैक्टर निकालना है। तो फेज एंगल होगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, इमेजिनरी पार्ट तो रिएक्टेंस ही होगा। अब रिएक्टेंस में हमें कैपेसिटर दे रखा है, तो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलेगा माइनस जे बाई 1/2 पाई सी। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो, या वैल्यू रखोगे एक्सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आप सब रख दोगे। सी का वैल्यू 50 माइक्रोफैरेड है बच्चों, तो 50 माइक्रोफैरेड का मतलब है माइक्रो आएगा 10 की घात -6, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात बनेगा प्लस का 6। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा -63.69 ओम आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, फाई निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट तो रिएक्टेंस हो गया, माइनस का होगा ये। ठीक है,
और रियल पार्ट 100 हो गया, 100 हो गया तो आप एंगल निकाल लोगे फाई माइनस 32.48 डिग्री। अब इस एंगल को कुछ नहीं करना, कोस में रख दो। अब कोस में बच्चों जब माइनस की वैल्यू रखते हैं तो माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो प्लस का आएगा आपके पास 0.843 पावर फैक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने सर्किट बना रखा है कि एक 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड कैपेसिटर रिएक्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आई बराबर XC निकाल लेना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 पाई FC। 2 पाई का वैल्यू 3.14 होता ही है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है 60 हर्ट्ज होती है। और कैपेसिटर की अगर बात करें तो 60 इंटू 10 टू पावर -6 होता है। इसका मतलब क्या है कि 60 इंटू 10 टू पावर -6 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का 6 बनेगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैंने माइनस करा दिया, तो ऊपर जाए क्या बनेगा, प्लस का 6। तो अब XC कितना आ गया, 44.2 ओम आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, आरएमएस करंट मतलब निकलेगा जो करंट आरएमएस ही निकलेगा, ये वैसे आरएमएस ही गिवन है। तो V/XC निकाल लो बच्चों, 144.2, तो आपका आंसर आएगा 2.48 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट इन RLC सर्किट। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। देखो एसएससी के तो जितने भी क्वेश्चन है आपने देखा है कि पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है कि RLC सर्किट के अंदर कौन से एलिमेंट लगे होते हैं, तो भाई यही लगे होते हैं। ओके, तो ये 2017 क्वेश्चन था। कहने का मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों लगे होते हैं। नेक्स्ट देखो, इन RL सीरीज सर्किट द पावर फैक्टर इज। तो भाई RL सर्किट है, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ओके, द एंगल ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज लीडिंग इफ। कहने का मतलब सीरीज RLC सर्किट में एंगल लीडिंग होगा कब, तो बच्चों ये तभी होगा अगर सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा। इसका मतलब XC ग्रेटर देन XL होगा, तभी आपका पावर फैक्टर क्या आएगा, लीडिंग, क्योंकि सर्किट का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एसएससी 2017 का, फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन आर रिलेटेड थ्रू। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब होता है लाप्लांस, ठीक है, और टाइम डोमेन का मतलब होता है आपका फोरियर। इसका मतलब लाप्लांस और फोरियर दोनों से रिलेटेड है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। फोरियर एनालिसिस बच्चों मैथमेटिकल है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम वाला आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और ये दोनों किससे रिलेटेड है, आपके फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन से। आपसे पूछा है कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर बताओ, तो बच्चों ये मैंने टेबल बनाई दी थी और उस टेबल से क्वेश्चन जरूर आएगा। आंसर आएगा 1.11। एसएससी 2012, डीएमआरसी 2017 और एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वेव फॉर्म दे रखी है बच्चों 3 + 4 cos 3t, और आपको बोला है कि आरएमएस वोल्टेज निकालो। तो आरएमएस वोल्टेज निकालने में क्या है, मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, डीसी का स्क्वायर, और एसी है तो 4/√2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो आंसर कितना आ जाएगा, √17। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी 2017 में आया हुआ है, फाइंड आउट आरएमएस। ऐसा सर्किट मैंने बच्चों आपको क्लास में भी करवा चुका हूं, मैंने इस टाइप का करवाया था। मैंने इस टाइप का करवाया था और इसने क्या उल्टा कर दिया। इसका मतलब जो मैं कराऊंगा ये उसका उल्टा दे देगा। इसका मतलब इसको पता है कि दया सर क्या करवा रहे हैं। मैंने बताया था कि इन दोनों वेवफॉर्म को हाफ हाफ रख लो बच्चों। ये कौन सी वेवफॉर्म है, हाफ स्क्वायर वेवफॉर्म है। फुल होती है तो उसका आरएमएस वैल्यू Vm होता है, और जब हाफ होती है तो मैंने बोला था 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हाफ स्क्वायर वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू Vm/√2। और ये बच्चों नेगेटिव का है, तो फुल अगर ट्राइंगुलर वेवफॉर्म होती है तो उसका आरएमएस वैल्यू होता है Vm/√3। अब हाफ ट्राइंगुलर वेवफॉर्म है तो Vrms होगा -Vm/√6।
अब बच्चों मैंने ट्रिक बताई थी आपको, कुछ नहीं करना, इन दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड करके और अंडर रूट ले लो, आंसर आएगा √24 या 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिली हेनरी इंडक्टर carries a sinusoidal current 1 ampere RMS at a frequency of 50 Hz. The average power dissipated by the inductor is। ये क्वेश्चन आप ही बता दो, मैंने तो करवाया नहीं सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है भाई, क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन मैं करवा नहीं सकता, आप ही बता दो क्या आएगा आंसर, बोलो क्या आएगा। अरे भाई कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, पावर डिसिपेटेड पूछा है और इंडक्टर के अक्रॉस पूछा है, तो इंडक्टर के अक्रॉस तो पावर कभी डिसिपेट होती नहीं, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ ये तो स्टार्टिंग से ही, है ना, क्योंकि डिसिपेटिंग एलिमेंट का ओनली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। फिर देखो, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इस 10 ओम, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है 10 ओम 50 हर्ट्ज के लिए। अब उसने बोला इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज, इसका मतलब बच्चों यही है कि 100 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बच्चों रिएक्टेंस निकालना है। तो बच्चों बात सीधी यही है कि मेरे को तो कैपेसिटर ही नहीं पता कि कैपेसिटी वैल्यू कितनी है, तो पहले तो मैं ये जो कंडीशन दी है 50 हर्ट्ज और 10 ओम, तो उससे मैं पहले सी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सी, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालूंगा तभी तो मैं आगे 100 हर्ट्ज के लिए कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो आप फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू 1/2πfc, तो आप सॉल्व कर लो, तो आपके पास c निकल के आएगा 3140, ये c निकल के आएगा। अब बोला x निकालो 100 हर्ट्ज पे, अगेन वही फॉर्मूला लगाओ, बस फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे f की जगह रख दो 100 हर्ट्ज, और c आपने निकाल ही लिया। अब सॉल्व कर लो, कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया, 5 ओम आ गया, इसका मतलब एक्सी विल बी 5 ओम। ओके, एसएससी 2017 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई खास नहीं है एसएससी के अंदर, ठीक है, बस इतना है कि आपको एक्यूरेसी रखनी है और जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, V बराबर दे रखा है 160 वोल्ट साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री और I बराबर दे रखा है ये, बोला रिएक्टिव पावर निकालो। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, VRMS IRMS इंटू साइन फाई। अब फाई कितना होगा, तो फाई बच्चों इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, क्योंकि I लैग कर रहा है और V 10 डिग्री है, इसका मतलब एंगल निकालने के लिए फेज डिफरेंस से निकालना मैंने बता ही दिया। V 10 डिग्री पे है और आपका I कितने पे है भाई, I -20 पे है, तो टोटल कितना डिफरेंस हो गया सर, 30 डिग्री हो गया, तो फाई हो गया 30 डिग्री, वैल्यू रख दो। अब VRMS आपको निकालना ही है, कई क्या करेंगे 160 इंटू 5 लिख के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। AC दिया है तो RMS में कैलकुलेट करना है, IRMS आपको पता ही है IM/√2, और आप कैलकुलेशन कर लोगे 200 VRS आ जाएगा। SSC 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, तो यूनिट ऑफ DMRC 2014 के अंदर, SSC 2017 में, तो वार होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। आपको मैंने बताया था कि पावर की यूनिट किलोवाट होती है, या तो किलोवाट या वॉट। रिएक्टिव पावर की यूनिट केवीआर होती है, या तो केवीआर या वॉर, ये किलो हटा देंगे तो वॉर आ जाएगा। और एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, केवीए, और एपरेंट पावर में ही रेटिंग लिखी जाती है। ओके, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, V बराबर 200 साइन 2000 t प्लस 50 एंड I इक्वल टू कोस 2000 t, ये 13.2 डिग्री है। कितना है, 13.2 डिग्री। ओके, अब पहले तो ये देख लो बच्चों कि यहाँ पे मैंने कोई रेफरेंस लिया, आपसे पूछा है कि सर्किट एलिमेंट कौन सा है, RC होगा, RL होगा, या कोई नहीं है, या रेजिस्टिव है। तो कुछ नहीं है बच्चों, फेज डिफरेंस से ही पता चलेगा कि करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। ओके, तो मैंने कोई रेफरेंस लिया, ये मैंने कोई रेफरेंस ले लिया, और V +50 डिग्री पे दिखाना है तो मैंने V यहां दिखा दिया बच्चों।
फिर मेरे को रेफरेंस से 90 डिग्री, क्योंकि कोस है बच्चों तो सेम रेफरेंस में बदलना भी जरूरी है ना। तो कोस है तो मैंने साइन में बदला, तो 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, वापस यही आ जाएगा। इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 90 डिग्री प्लस 13.2 कितना आएगा, तो सर यहां से देख लो आप, यहां पे आएगा। इसका मतलब एक बात बताओ बच्चों, क्या करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है क्या, सर लीड कर रहा है, लेकिन बच्चों 90 डिग्री लीड नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना लीड कर रहा है। तो कहने का मतलब 90 प्लस 13.2 में से 50 घटा दो, इसका मतलब 90 से कम लैग कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि प्योर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर सर्किट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा इसके साथ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ आर एंड सी, एसएससी 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट चेंज इन। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट को अल्टरनेटिंग कहेंगे अगर इसमें चेंज हो, तो बच्चों मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का। डायरेक्शन चेंज होती है क्या, हाँ होती है भाई, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, इसका मतलब दोनों ही चेंज होगी। तो आंसर क्या आएगा, सी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। ओके, सीरीज आरएलसी सर्किट में इंपीडेंस को किससे दिखाते हैं, तो ये मैं बता चुका हूं बच्चों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 2017 का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बता रखा है सीरीज आरएलसी सर्किट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट। तो आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए साइनोसोइडल वोल्टेज इज। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, डीएमआरसी 2017 और आरआरबी 2015। पावर फैक्टर ऑफ ए पैरेलल आरएलसी सर्किट एट बीसी बराबर बीएल। तो बच्चों ये मैंने 3 केस लिखाए थे कि जब बीसी बराबर बीएल होता है तो सर्किट में केवल रेजिस्टेंस बचता है, और रेजिस्टेंस बचता है तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, नेक्स्ट, इन सीरीज आरएलसी सर्किट आर दे रखा है, एक्सएल दे रखा है, एक्ससी दे रखा है, इंपीडेंस निकालना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 2017 का क्वेश्चन है ये, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, फिर इसे सॉल्व कर लो बच्चों, 37 ओम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है बच्चों, जो दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रखी है। इंडक्टिव सर्किट टेक्स ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, ये करंट दे रखा है 10 एम्पियर एट 30 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर। 30 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब है बच्चों की ओनली इंडक्टर नहीं है, उसके साथ रजिस्टर भी लगा हुआ है। ओके, तो आपको 5 दे रखा है 30 डिग्री लैगिंग। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो कुछ नहीं करना भाई, अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं निकालू इंपीडेंस। इंपीडेंस कैसे निकलेगा सर, जेड बराबर वी अपॉन आई, कितना आ गया, 20 ओम आ गया। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, ये सर्किट तो मतलब फेजर डायग्राम तो आपको पता ही है, आर हमें दिया नहीं, ना ही हमें एक्सएल दिया, जेड हमने निकाल लिया और फाई हमें पता है। तो एक बात बताओ, एक एंगल दिया है और ये साइड निकालनी है और ये साइड पता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्सएल अपॉन जेड लिख दिया। अब फाई मुझे दे रखा है 30 डिग्री, तो फाई का वैल्यू 30 डिग्री दिया ही हुआ है। एक्सएल मुझे निकालना है और जेड मैंने निकाल लिया 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर 2016 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब एक स्पेशल सर्किट है, इस पे 1-2 बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो बच्चों, एक मैं चीज बता देता हूँ आपको, ऐसा सर्किट दिया होगा और आपको बोलेगा कि टोटल कंडक्टेंस निकालो, टोटल ससेप्टेंस निकालो। तो मैंने बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, बाकी मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको
टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा या फोटो भेज दूंगा, ठीक है। जी टोटल को निकालने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, अगर आप ये वाली ब्रांच ले रहे हो तो R1, क्योंकि जी निकाल रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो, इसका रिलेशन R से है तो ऊपर RR आएगा, इतना ध्यान रखो। और नीचे वही R1 की बात कर रहे हो, इसका मतलब इस ब्रांच की बात कर रहे हो तो नीचे आएगा R1 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। फिर R2 की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये वाली ब्रांच आएगी, इसका मतलब R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ओके, फिर आता है बी टोटल। अब बी टोटल निकालना है तो बी का संबंध होता है, बी का रिलेशन किससे होता है, रिएक्टेंस से, इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब मैंने XC लिया, XC लिया तो मैंने ये वाली ब्रांच ली है कैपेसिटर वाली, इसका मतलब नीचे आएगा R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। फिर मैंने लिया XL, तो XL क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। समझ गए बात को, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी 2013 में ये आ गया था, उन्होंने बोला कि ससेप्टेंस निकालो सर्किट का। तो कुछ नहीं है बच्चों, पहले तो वो फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया ये फॉर्मूला। ओके, XC कितना है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो बच्चों रिजल्ट आया ये ऑलरेडी प्लस माइनस रख के आ चुका है, आपको सिर्फ यहाँ से मैग्नीट्यूड उठाना है, माइनस का 10 मत रख देना, इसका मतलब ये प्लस का 10 रखोगे यहाँ पे। फिर R2 कितना है, 5 है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद में करें XL अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो 4/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.08 महो आ जाएगा, क्योंकि ससेप्टेंस किस में होगा, महो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पैरेलल RLC सर्किट दे रखा है और IR दिया है, IL दिया है, IC दिया, आपको बोला नेचर बताओ। तो नेचर बच्चों IL ग्रेटर देन है IC, जब इंडक्टिव करंट ज्यादा होगा तो नेचर क्या होगा, इंडक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला IS निकालो, तो RLC सर्किट के लिए IS क्या होगा, IR का स्क्वायर ब्रैकेट में IL माइनस IC का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। बोला पावर फैक्टर निकालो, तो पावर फैक्टर आपको पता ही है बच्चों, अगर मैं V लूं तो यहाँ पे करंट आएगा IR रेफरेंस रहेगा, और आप रिजल्टेंट निकालोगे IS, क्या निकालोगे बच्चों, IS, तो ये एंगल बनेगा फाई, इसका मतलब IR अपॉन IS, IS क्या है, सप्लाई करंट, टोटल करंट, तो ये सब आपने निकाल ही लिया, 5 एम्पियर आया था, तो IR अपॉन IS कितना आएगा, 0.8 लैगिंग, ये मैंने आपको फिगर में बता रखा है, ठीक है, अभी पीछे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्किट में I निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, तो I निकालने का सूत्र क्या है बच्चों, IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट, कितना आएगा, 10 एम्पियर। पावर फैक्टर कोस फाई क्या आएगा, IR अपॉन I, बस हो गया। अब 0.8 लीडिंग क्यों दिया है, क्योंकि कैपेसिटर लगा है तो लीडिंग आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही I निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, नेचर निकालना है। नेचर तो बच्चों देखो IL करंट ज्यादा है किससे, IC से, तो नेचर तो होगा इंडक्टिव। I निकालना है तो 8 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 10। फिर बच्चों बात करते हैं पावर फैक्टर, तो IR अपॉन टोटल करंट, तो ये आएगा 0.8। अब लैगिंग आएगा, लीडिंग आएगा, तो आपने यहाँ देखा है बच्चों सर्किट का नेचर इंडक्टिव है, तो आंसर आएगा लैगिंग। ओके, नेक्स्ट सर्किट दिया हुआ है, ये BSNL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। V1 बराबर V2 दे रखा है, तो बोला है कि फाइंड आउट I एंड पावर फैक्टर। देखो बच्चों आप एक चीज बताओ, V1 बराबर V2 का मतलब है कि VL बराबर है VC, और ये मैंने आपको बताया था सीरीज RLC सर्किट में, जब VL बराबर VC होता है तो सर्किट का नेचर कैसा होता है, रेजिस्टिव। इसका मतलब इस सर्किट केवल इतना बच गया आपके पास, बाकी चाहे हटा दो। अब ये सर्किट, अब इसमें करंट निकालना है, तो करंट क्या आएगा, I बराबर V अपॉन R, तो 5 एम्पियर आएगा।
अब सर्किट रेजिस्टिव है तो पावर फैक्टर क्या आएगा, यूनिटी आएगा, बताने की जरूरत है ही नहीं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आपको I बराबर √2 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री दे रखा है और इम्पीडेंस दे रखा है। आपको बोला है R निकालो, इसका मतलब ये वाला R निकालना है आपको। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो R निकालने के लिए बच्चों एक चीज देखो, फाई आपको 30 डिग्री दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। ओके तो ये फाई 30 डिग्री दे रखा है, ये R हो गया, ये X आपको 1 ओम दिया हुआ है बच्चों, X कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है ना। अब Z आपको निकालना है, सॉरी Z नहीं निकालना, R आपको निकालना है। तो एक बात बताओ, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है सर, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा होता है क्या है सर, लंब बटे आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फाई कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो फाई 30 डिग्री रख दो 1 अपॉन आर। और अब आपको पता है कि 1/√3 है। अब आर यहां से निकाल लो, कितना आएगा √3। तो कहने का मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है V और Z दे रखा है बच्चों आपको बोला है नेचर बताना है सर्किट का। तो नेचर बताने के लिए I बराबर V अपॉन Z रखें। तो बच्चों ऊपर 30 डिग्री है, नीचे 53.13 डिग्री है, ऊपर जाएगा तो माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा। तो सर्किट का नेचर कैसा हो गया सर, इंडक्टिव हो गया। ओके अब निकालना है SPQ। तो SPQ निकालने के लिए I आपने निकाल ही लिया पहले क्वेश्चन में। तो V बराबर I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दो, V आपको 100 एंगल 30 डिग्री दिया है, I अभी आपने निकाला ही है बच्चों, तो ये वाला रख दो। और जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाओगे तो ये कितने का आएगा, प्लस का आएगा। तो अब दो एंगल को मल्टीप्लाई करें तो एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, एंगल हो जाएंगे ऐड, और 100 गुना कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 53.13 डिग्री। कुछ नहीं है, फिर सॉल्व कर लो बच्चों इनको। ये वाला जो पार्ट है 2000 कोस 53 माइनस 13 डिग्री, तो आंसर आएगा 100 वॉट। 2000 साइन 53.13 डिग्री, तो आंसर आएगा 1600 वॉट। इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट हो गया रिएक्टिव पावर और ये रियल पार्ट हो गया एक्टिव पावर। और ऐसे निकालना है तो ऐसे कुछ भी नहीं है, 1200 का स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ना, ये होगा P और ये होगा Q, और यहां से निकालोगे S, तो S बराबर क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, और ये निकल के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5, है ना। तो ये निकाल लो बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको V और I दे रखा है, ठीक है। बोला फेज डिफरेंस निकालो, नेचर बताओ, एक्सेल निकालो, एल निकालो। तो फेज डिफरेंस बच्चों 45 डिग्री और 315 डिग्री, तो ये आपने कोई रेफरेंस ले लिया, ठीक है। यहां से 45 डिग्री पे V दिखाओ और यहीं से 315 डिग्री पे I दिखा दो। अब यहां देख लो बच्चों V और I में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला मत ले लेना, क्योंकि फेज डिफरेंस कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। V और I या तो 90 डिग्री लैग करेगा, कहीं आप ये वाला ले लो, है ना। 315 में से 45 माइनस के आपने रख दिया, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, या तो 90 डिग्री लैग करेगा या 90 डिग्री लीड करेगा, या उससे कम लैग या लीड करेगा, ठीक है। और सर्किट देखने में पता चल रहा है कि आई लैग कर रहा है V को, कितने पे बच्चों, 90 डिग्री पे। अब एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री पे लैग कर रहा है आई V को, तो क्या सर्किट प्योरली इंडक्टिव होगा क्या। प्योरली इंडक्टिव का मतलब है सर्किट में R बराबर क्या होगा, क्योंकि प्योरली 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, तो इसका मतलब R बराबर 0 ओम होगा। इसका मतलब R बराबर 0 ओम है सर्किट का। ओके अब आपको निकालना है एक्सेल। तो एक्सेल निकालने के लिए पहले मैंने Z निकाला, Z बराबर V अपॉन I, तो मेरे पास निकल के आ गया 10 ओम। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब Z बराबर R प्लस JXL होता है, लेकिन R तो बच्चों 0 है, क्यों, क्योंकि हमें पता चला है यहाँ से कि सर्किट तो 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट, इसका मतलब प्योरली इंडक्टिव है। ओके तो ये 0 है, तो ओनली क्या बचेगा बच्चों, XL बचेगा, तो XL बराबर 10 ओम। फिर उसने पूछा L निकालो, तो L निकालने के लिए XL बराबर 2 पाई FL का फॉर्मूला लगाएंगे। तो L बराबर होगा XL अपॉन 2 पाई F, तो आंसर आएगा 0.09 ओम, ठीक है बच्चों।
तो ये था आपका आज का लेक्चर और कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक बहुत ही ज्यादा एसएससी जेई एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंट सर्किट। कौन सा करेंगे? रेजोनेंट सर्किट। तो और भी अगर आपके बच्चों एसी में कोई डाउट्स हो तो मुझे भेजते रहें। आप डाउट ही नहीं भेजते हो तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो ये सारी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।